हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ते हैं क्लास टेंथ की मैथ्स। ओके, तो हमारी एनसीईआरटी चल रही थी। ठीक है, आज हम मेरा काफ़ी टाइम बाद मेरा वीडियो आया है। ठीक है, आज काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो डाली है, बीच में मैं बना नहीं पाया किसी कारण की वजह से। ठीक है, तो एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो नहीं पाई। ठीक है, तो अब तो एनसीईआरटी करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अब तो एनसीईआरटी करने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बच गया। ठीक है, ऑलमोस्ट सिर्फ 1 महीना ही बच गया हुआ लगभग। ठीक है, तो एनसीईआरटी अब करने का फ़ायदा है नहीं। तो आई होप आपने एनसीईआरटी जो है कंप्लीट कर ली होगी। एनसीईआरटी आपकी क्या हो गई होगी, कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, अब आपका जो टाइम है वो सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस करने का। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चनों की आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उतनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी पिछले सालों के जितने भी पेपर्स हैं या सैम्पल पेपर्स हैं, आप उनको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, सैम्पल पेपर हो गए या बोर्ड एग्जाम पेपर हैं, ठीक है, उनको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए जितने हो सकते हैं। ठीक है, जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ मैथ्स में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो आज से हम भी, ठीक है, हम भी यही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चनों की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम आज से शुरुआत हम करेंगे जो हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर है। ठीक है, सीबीएसई का सैम्पल पेपर। ठीक है, उसको मैं पूरी तरह से, ठीक है, उसका एक एक क्वेश्चन में क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो अब पूरा पेपर तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में अगर पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे आज, ठीक है, एक वीडियो में सबसे पहले हम सेक्शन ए करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए करेंगे। आपको पता ही है हमारा जो क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर आता है उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई, 5 सेक्शन आते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए में सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। बी वाले सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सी वाले सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के। ठीक है, और डी वाले में क्वेश्चन कितने होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। ई वाला जो सेक्शन है वो होता है केस बेस्ड। ठीक है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन उसमें आते हैं। ठीक है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अलग अलग मार्क्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका पूरा पैटर्न होता है। ठीक है, तो इस पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो हम क्या करेंगे, आज हम सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में सेक्शन बी एंड सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे और उसकी अगली वीडियो में डी एंड ई। ठीक है, तो हमारा 3 वीडियो में क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सैम्पल पेपर या कोई भी पेपर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले कैसे, सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है हमारा ठीक है, 2024 का। ठीक है, इसी साल का जो हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया हुआ है। ठीक है, पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारे क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सेक्शन ए में हमारे टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 1 मार्क का। ठीक है, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी कि टोटल जो हमारा सेक्शन ए है 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। ठीक है, और बहुत से बच्चे ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं इसी सेक्शन में करते हैं। ठीक है, इसी सेक्शन में करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप कुछ दिमाग यूज़ करना है। ठीक है, उनको सॉल्व नहीं करना आपको, उसमें आपको अपना क्या करना है, दिमाग यूज़ करना है। और आप सेक्शन ए के क्वेश्चन को तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जब आपका क्या हो, एकदम टॉपिक, हाँ, मैथ में जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक क्या हो, एकदम क्लियर हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट यानी कि आप हर टॉपिक को अच्छे से समझते हो। ठीक है, अच्छे से समझते हो तब जाके आप ये इस सेक्शन को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आज वही करने वाले हैं, डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, और सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आप पढ़िए उसको। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप उसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन, ठीक है, ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, ए हमें इतना दिया हुआ है, बी हमें इतना दिया हुआ है। ठीक है, वेयर एक्स
y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM of AB। ठीक है, तो पहले तो हमें दो नंबर दिए हुए, ठीक है, क्या दिए हुए हैं, दो नंबर दिए हुए हैं, एक a है, ठीक है, और एक क्या है b। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। अब a इज इक्वल टू बोला है इसने कितना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, a इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b इज इक्वल टू कितना है, एक्स वाई क्यूब। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ए और बी की दो वैल्यूज हमें दे दी है। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है इसने, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। ठीक है, हमें वो रिजल्ट निकालना है, यानी कि वो सॉल्यूशन निकालना है जो कैसे आए, ऑब्टेन होगा डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, डिवाइडिंग, इसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी बाई द एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि ए क्रॉस बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको अगर एलसीएम से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आंसर आएगा, हमें ये निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई भी निकालते हैं। तो ए मल्टीप्लाई भी अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावरें ऐड हो जाती हैं। क्या होती है, पावरें ऐड हो जाती है। जैसे एक्स और एक्स है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ पर कितनी है, पावर 1 है। ठीक है, ए और बी में अगर आप देखें, ठीक है, ए और ये रहा ए है, ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो ए और बी में क्या हो जाएंगी, पावरें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्स की पावर अगर यहाँ एक्स की पावर यहाँ पर 3 है और एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, तो टोटल एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। और यहाँ पर अगर देखें वाई की पावर 2 है और वाई की पावर 3 है, तो वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, वाई की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा क्या, ये तो हमारा क्या हो गया, ए, ये निकल गया ए मल्टीप्लाई बी। अब हमें निकालना है एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए बी निकालने के लिए, ठीक है, इसको अगले पेज में चलते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालना है एलसीएम ऑफ ए बी। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए और बी का क्या करना, ए और बी का हमें फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए और बी का हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए और बी के अगर फैक्टर करते हैं तो ए देखिएगा, ठीक है, एक बार हम पिछले चलते हैं। तो ए कितना आया था हमारे पास, एक्स, ए हमारे पास है कितना, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब। ठीक है, ए हमारे पास कितना है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, और बी हमारे पास कितना है, ठीक है, बी को अगर हम देखें, बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास है एक्स इंटू वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो एक्स क्यूब है, तो यानी एक्स कितने बार आ जाएगा, 3 बार, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, और वाई कितने बार है, 2 टाइम्स है, तो यानी कि वाई मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ नीचे देखेंगे तो एक्स एक ही बार है और वाई कितने बार है, वाई की पावर 3 है, यानी वाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कौन सा क्या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स और एक्स कॉमन आ रहा है और एक वाई और वाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम अगर निकालें हम, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, ए और बी का अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, पहले तो जो कॉमन आया उसको एक बार लिखेंगे, एक्स और एक्स कॉमन आए तो इसको एक बार लिख दिया, और वाई कॉमन आए तो ये हमने एक बार लिख दिया। ठीक है, अगर सिर्फ कॉमन वाला अगर हम लें, ठीक है, कॉमन वाले को मल्टीप्लाई करें तो ये इसको कहते हैं एचसीएफ। ये क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, लेकिन हमें एलसीएम निकालना है तो कॉमन वालों को एक एक टाइम सम लेंगे, और बाकी जितने बच गए ये जितने भी बच गए हैं इनको हम इसी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है, एक एक्स 2 एक्स। ठीक है, एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, ये सब जो बचा हुआ है वो भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, आंसर देखेंगे तो एक्स से कितने बार है इसमें, 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स, यानी कि एक्स की पावर कितनी होगी, 3 होगी, एक्स की पावर 3, और वाई 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 और वाई कितने बार है, 4 बार, तो वाई की पावर कितनी होगी, 4। तो ये आ गया हमारे पास कितना, एलसीएम। ये हो गया हमारे पास क्या, एलसीएम। तो यानी कि ए मल्टीप्लाई बी भी निकल गया हमारे पास और ये एलसीएम भी निकल चुका है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी ये जो हमने निकाला था, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी ये भी हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो चुका है, एलसीएम भी कैलकुलेट हो चुका है।
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनको इनकी जगह पर रखना है, पुट करना है और हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको ज़रा इरेज करते हैं, यहाँ से हम इरेज कर दिया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अगर आपने नोट किया हो, ठीक है, यहाँ तो मैंने इरेज कर दिया शायद, ठीक है। तो अगर आपने नोट किया हो तो ए मल्टीप्लाई बी हमारा कितना आया था, ए मल्टीप्लाई बी, इस ए मल्टीप्लाई बी की जगह मैं अगर वैल्यू रखूँ, ए मल्टीप्लाई बी हमारे पास कितना आया था, एक्स की पावर 4, ठीक है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5, ये था हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी। और एलसीएम, अगर एलसीएम देखें, एलसीएम कितना आया है, ये आया है हमारे पास एलसीएम, ये देखिए, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 4, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो एक्स की पावर 3 से अगर एक्स की पावर 4 को कट करेंगे तो हमारे पास एक एक्स बच जाएगा, ठीक है। और वाई की पावर 4 से और वाई की पावर 5 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एक ही वाई बच जाएगा। कितना बचेगा, सिर्फ एक वाई बच जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई, ये हो गया हमारा आंसर, एक्स वाई कितना आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, करेक्ट, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे समझाने में और करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन अगर आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है, फटाफट करेंगे तो आपको आसानी से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा वो कोई मुश्किल वाला बात नहीं है, ठीक है। अभी अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, ठीक है, अगर द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है और इसका एक ग्राफ दिया हुआ है, इसका क्या है, ग्राफ यहाँ पर हमें दिया हुआ है बगल में, ये हमारे क्या दे रखा है, इसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बोला है इस ग्राफ के, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है 2 जीरोज, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1 जीरो एंड द जीरो इज 3, एक जीरो होगा और वो जीरो कौन सा होगा, 3 होगा। सी कह रहा है 1 जीरो एंड द जीरो इज 4, एक ही जीरो होगा और वो, लेकिन वो जीरो कौन होगा, 4 होगा। और डी कह रहा है नो जीरोज, ठीक है। तो डी कह रहा है नो जीरोज। तो मैं एक चीज़ अगर बताता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ हो, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ है तो कैसे पता चलेगा कि उसके कितने जीरोज है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसका अगर हम ग्राफ बनाएं, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार भी क्या करेगा, कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगा उतने हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें, इसमें अगर देखें तो एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, कितने होंगे, 4 जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये होता है तरीका जीरोज को कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पर जो हमें ग्राफ देखा है उसमें जरा हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो कितने बार कट कर रहा है, ठीक है, कितने बार हमारा क्या ये कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें तो ये कर रहा है एक, ठीक है, यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन हमें सिर्फ वो चाहिए जो एक्स एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है। हमें ये जो वाई एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है, ये लाइन कितने बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है, यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर एक कट कर रही है, ठीक है। तो यानी इसके जीरोज कितने होंगे, सिर्फ एक ही जीरो होगा, ठीक है, 1 जीरो होंगे, ठीक है। कितना होगा, सिर्फ 1 जीरो होगा, ठीक है। और वो जीरो कौन होगा, जिस पॉइंट पे कट कर रही है, जिस पॉइंट पे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3,0, कितना लिखा हुआ है, 3,0, ठीक है, 3,0 लिखा हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस को 3 पर कट कर रहा है। ये जो लाइन, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, 3 पर कट कर रहा है। तो एक ही जीरो होगा और वो जीरो कौन होगा, 3 होगा, वो जीरो कौन होगा, 3 होगा। तो यही हमारा आंसर है, कौन सा वाला, बी वाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, कौन सा, बी वाला ऑप्शन, 1 जीरो एंड 0 इज 3, ठीक। अब आते हैं इसके सेवन्थ क्वेश्चन में, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में देखें तो थर्ड क्वेश्चन भी आसान है। अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर थोड़ा सा भी ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने का एक मैं, ठीक है, सबसे पहले उससे पहले एक छोटी सी मैं बताना चाहूँगा, वो है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर ऑफ लाइन्स हैं, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन्स हैं जो 3 तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। एक तो होंगी क्या, जो एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। एक तो क्या होंगी, जो एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है, ये
इसको कहते हैं, इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरी तरीके की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकती है, या दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। पैरेलल यानी कि एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, कभी भी कट नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ है वो क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। एक लाइन तो ये है और इसी के ऊपर क्या बन जाए, दूसरी लाइन बन जाए, इसी के ऊपर क्या बन जाए, दूसरी लाइन भी बन जाए, तब कहते हैं ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो लीनियर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो सिर्फ इन 3 तरीके की लाइन हमारा उनका ग्राफ बन सकता है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। इन 3 तरीका हमारा क्या बन सकता है, ग्राफ बन सकता है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो क्या है हमारे पास, उसके हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक। अगर आप ध्यान से इसमें देखें, अगर हमारी 2 लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी हैं, a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। अगर ये हमारी 2 इक्वेशन है, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम कैसे पता करें कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो उसके लिए एक नियम है, हमें रेशियो निकालना पड़ता है, सबके कोएफिशिएंट का रेशियो। पहले एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, फिर वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो, ठीक है। पहले एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, ये रहा एक्स का, ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो, ठीक है। पहले हम निकालेंगे एक्स के कोएफिशिएंट के रेशियो, फिर वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो और फिर कांस्टेंट का रेशियो। एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, a1 और नीचे कितना है, a2 है, ठीक है। यहाँ वाई का कोएफिशिएंट b1 है, यहाँ b2 है और कांस्टेंट कितना है, c1 और c2, ठीक है। तो इनके अगर हम रेशियो निकालें तो उस रेशियो से हम पता कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। वो कैसे, अब यहाँ देखिए, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो रेशियो कितना आएगा, पहले एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो यानी a1/a2 ये बराबर नहीं आएगा कि इसके b1/b2 के, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, कैसी है, इंटरसेक्टिंग। और पैरेलल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, पैरेलल कैसे पता चलेगा, पैरेलल पता चलेगा अगर हम रेशियो देखें तो a1/a2 यानी कि एक्स के जो कोफिशिएंट है वो बराबर होंगे किसके, वाई के कोफिशिएंट के, यानी कि b1/b2, लेकिन कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं होंगे, ठीक है, कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं होंगे। तब लाइंस को हम क्या कहेंगे, पैरेलल है, तब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। और कोइंसिडेंट के लिए तीनों ही रेशियो क्या बन जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर तीनों ही रेशियो कितने आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर ऐसा आए तो इसका मतलब समझ जाइए वो कैसी लाइन्स है, वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमारी 2 लाइन्स हमें रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है, 2 लाइन्स, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब ये लाइन अगर देखने से ही देखें तो कैसी लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग कह रहा है। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब है यानी कि पैरेलल लाइन है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के लिए कौन सी कंडीशन होती है, अभी हमने देखा था कौन सी कंडीशन होती है पैरेलल लाइन के लिए, ये होती है हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन, यानी कि एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट हमारे बराबर होंगे, का रेशियो बराबर होगा, लेकिन कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ जरा ऑप्शन में अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बी वाला, ठीक है। तो बी वाला क्या कह रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारी पैरेलल लाइन्स है। और पहला वाला जो ऑप्शन है वो तो किसका है, वो तो हमारा किसका है, कोइंसिडेंट लाइन का है। और दूसरा वाला सी वाला जो ऑप्शन है वो किसका है, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स का है। और डी वाला ये तो हमारा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रेशियो होता ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम किसकी, फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन भी आसानी है, ठीक है। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x², ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, कितनी है, 9x² -6x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो हमें बताना है इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स हमें बताना है, ठीक है। अगर नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, दो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, 2 रूट्स होते हैं। अब वो दोनों रूट्स, ठीक है, का नेचर होता है, उन दोनों रूट्स का नेचर 3 तरीके का नेचर हो सकता है। कितने तरीके का, 3 तरीका। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है डिस्टिंक्ट एंड रियल। दोनों रूट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल,
डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग नंबर होंगे, और दोनों कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब रियल नंबर क्या है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल, ठीक है। क्या क्या होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ये हमारी दूसरा नेचर हो सकता है। और तीसरा नेचर कैसा हो सकता है, तीसरा नेचर होता है हमारा कैसा, नॉट रियल, ठीक है। जो नंबर होंगे, जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, दोनों ही रियल नहीं होंगे, दोनों ही क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, यानी कि नॉट रियल होंगे, ठीक है। तो ये हमारी तीन कंडीशन होती है। अब ये तीन नेचर होते हैं। अब ये नेचर कैसे पता चलेगा कि रूट, इक्वेशन को अगर हम हाल देखें, इस इक्वेशन को देखते ही हम कैसे पता करें कि ये जो है इसके रूट्स के नेचर कैसा होगा, ठीक है, इसका रूट का नेचर कैसा होगा। तो उसके लिए एक चीज़ आती है हमारी, उसके लिए एक चीज़ हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, डी से डिनोट। तो डी इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac, b² - 4ac, ठीक है। अब ये b a c ये क्या है आपको पता होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितना लिखते हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ इसमें देखेंगे तो इसमें अगर आप देखें तो x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कितना होता है, a होता है, और x के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं c। यानी x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर देखें तो 9 क्या है, a है, और -6 जो है वो b है, और -2 हमारे पास कितना है, c है, ठीक है। तो यानी कि BAC अगर इसकी वैल्यू हम इसमें रखें तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से बताएगा कि नेचर कैसा है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, डिस्टिंक्ट और रियल, ये जो पहला नेचर है डिस्टिंक्ट और रियल, ये कब होगा, जब डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव है, तब जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। और इक्वल और रियल कब होंगे, जब डी की वैल्यू कितनी आ जाए, एग्जैक्टली 0 आ जाए। अगर डी की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तब हम कहेंगे रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं और रियल है। और नॉट रियल कब होगा, नॉट रियल कब होगा, जब डी जो है वो <0 हो जाए। <0 का मतलब है डी अगर नेगेटिव आ जाए, डी कैसा आता है, नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल होंगे, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि रूट कैसे पता चलता है कि रूट रियल है कि नहीं है, ठीक है। तो अब चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स के साथ है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमने लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमने लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अगर बता दिया, अब एक काम करते हैं, निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू इसमें कितनी है, -6 है, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। -6 का स्क्वायर -4a, यहाँ पर कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, और सी लास्ट में कितना होता है, 4ac, सी की वैल्यू कितनी है, -2 है, यानी कि -2, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी देखो तो 36 ही वो पॉजिटिव ही आता है। और यहाँ पर देखें ये नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पर -2 है और -4 है, तो ये तुम दोनों मिलके प्लस बना देंगे, और ये बन जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 8 9 जा 72, ठीक है। तो ये आ गया 72, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 6 + 2 = 8, और 7 + 3 10, 108 आ रहा है। कितना आ रहा है, डी की वैल्यू, हमारे पास डी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 108, ठीक है, जो कि क्या है, 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है। तो अभी हमने देखा था अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, डी की वैल्यू कितनी होगी, 0 से बड़ी होगी, तो रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, ठीक है। 5th क्वेश्चन कह रहा है 2 AP है हमारे पास, कितनी AP है, 2 APs है, 2 APs है हमारे पास, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि AP क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आपको NCERT आपको आपने अभी तक पढ़ ली होगी, मैं इतना समझ के इतना सोच के मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। NCERT आपको बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी कि चैप्टर क्या क्या है आपके पास, ठीक है। तो 2 APs हमें देखिए, और कॉमन डिफरेंस उसका दोनों AP का क्या है, सेम है। और फर्स्ट टर्म, दोनों AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया है, -1 एंड -8 दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, मैं एक बीच में से एक लाइन खींच दे रहा हूँ, बीच में से मैंने एक लाइन खींची, ठीक है।
और ये जो सेक्शन ए के क्वेश्चन मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सेक्शन ए के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, उसके आगे जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसको लिख देंगे ऑप्शन बी, ठीक है। और हो सकता है तो आगे आप उसको जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हो उसको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी की जगह कितना लिखा हुआ, बी कितना है -7 है, तो यहाँ पर बी लिख देंगे और आंसर लिख देंगे -7, ठीक है। तो बस इतना आपको करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन ए में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप सीधे ऑप्शन भी लिख सकते हैं, जो ऑप्शन सही है बस उस ऑप्शन को आप लिख देंगे वहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 एपीज हमें दी हुई हैं, 2 एपीज दी है, दोनों एपीज, तो मैं इसको बोल देता हूँ ये फर्स्ट एपी है और ये क्या है हमारे पास सेकंड एपी है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास सेकंड एपी है, ठीक है। 2 एपी मैंने मान ली। फर्स्ट एपी का जो ये फर्स्ट टर्म ऑफ दीज, एक जो फर्स्ट एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। यानी ए, छोटा ए बोल दिया, स्मॉल ए बोल दिया, ठीक है। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, कितनी दे रखी है, -1। और सेकंड एपी में जो पहला टर्म है जिसको मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ वो दी हुई है -8, कितनी दी हुई है, -8। और दोनों में कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस में यहाँ भी डी बोल देता हूँ और यहाँ पे कितना बोल दिया, डी बोल दिया, ठीक है। अब ये बोला है द डिफरेंस बिटवीन दिया फोर्थ टर्म, दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है, यानी कि इसमें A4 निकालना है मुझे और इसमें भी A4, इस AP का भी फोर्थ टर्म और इस AP का भी फोर्थ टर्म। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फोर्थ टर्म, किसी भी AP का फोर्थ टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, A+3D, कितना हो जाएगा, A+3D। तो A का मतलब है पहला टर्म, तो पहला टर्म कितना है, -1 है, ठीक है, प्लस 3D, और D की वैल्यू तो D ही है, तो इतना अपन लिख देंगे। तो इसका फोर्थ टर्म यानी फर्स्ट एपी जो हमारी पहली एपी है इसका जो फोर्थ टर्म आया वो कितना आया, 1 -1 + 3D, ठीक है। और यहाँ निकालते हैं फोर्थ टर्म, तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला होगा, इसमें होगा A+3D, डी सेम होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। तो ए की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो ये -8 है और ये +3D हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना, फोर्थ टर्म, सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म। इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना। क्या बोला है इसने, डिफरेंस निकालो, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो दोनों का माइनस करना है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज में माइनस करते हैं, ठीक है। तो दोनों एपी को हमें माइनस कर दिया, दोनों एपी के फोर्थ टर्म को माइनस करना है, यानी कि A4 - A4 निकालना है, ठीक है। तो अगर आप पीछे देखें तो A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A4 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, -1 + 3D, और यहाँ कितना है, -8 + 3D, ठीक है। इनकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो इस A4 की जगह मैंने लिख दिया -1, ठीक है, -1 + 3D, ठीक है। और इस A4 की जगह पे लिख दिया मैंने माइनस, बीच में माइनस करके, और ब्रैकेट में A4 की जगह -8 + 3D, ठीक है, इतना लिख दिया। अब आपको बेसिक नॉलेज है तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर कितना है, माइनस साइन है, तो इस माइनस, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस क्या होगा, अंदर जाएगा, ठीक है। अंदर जाके सबके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसमें चेंज कर देगा, तो अब देखते हैं कितना आता है। तो पहला -1 + 3D, पहला वाला तो सेम रहेगा, और यहाँ पर अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा -+8 बन जाएगा और -3D बन जाएगा, कितना बन जाएगा, -3D। अब यहाँ पर आप देखें तो ये +3D और ये -3D है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बचा कितना, -1 + 8, और -1 + 8 कितना होता है हमारे पास, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही निकला है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सी वाला, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सी वाला हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो इन विच सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 और 5, 6, 2, -3, 5, 6 आर डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो एक लाइन सेगमेंट है कह रहा है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट, ये हमने एक क्या बना दी, एक लाइन सेगमेंट बना दी। तो इसके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो ए इसको मान लेते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी है, 2, -3, 2, -3, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी रखी है, 5, 6। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है, मेरे ख्याल से, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, ठीक है। बस आपको 2 फॉर्मूले इसमें याद रखना है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, और एक सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। बस ये 2 फॉर्मूले आपको मेनली इसमें याद रखने होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है।
हाँ, तो ये जो वाला क्वेश्चन जो है वो है सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन। कौन किसका है? सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट ए बी है हमारे पास, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इस ए बी एक लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस, एक बीच से इसको काट के होते कौन जा रहा है? एक्स एक्सिस। ये क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसको कट करिए, ठीक है। कहाँ पर कट करिए? इसको मैं बोल देता हूँ सी। कहाँ पर कट करिए? सी। अब आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है? वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो कितनी होती है? 1,0 कितनी होती है? 1,0 या फिर -1,0 होगी, ठीक है। तो आपने हमेशा नोट किया होगा कि एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस जो ये इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट होता है हमेशा क्या होता है? 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। इसी तरीके से वाई एक्सिस में क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0,1 हो जाएगा, ठीक है, 0,1 हो जाएगा। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए, इतना आपको, ठीक है, पता होना चाहिए। ये मैंने फिर से बता दिया। एक्स एक्सिस में क्या होता है? एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे हमारे, उसमें सब में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये भी हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट भी जो होगा, सी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा 0 होगा। कितना होगा? एक्स कॉमा 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा कितना होता है? 0 ही होता है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो रेशियो में मान लेता हूँ, यहाँ पर m लिख दिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया n, ठीक है। इसको m बोल दिया, इसको n बोल दिया, m और n मैंने रेशियो मान लिया। तो सेक्शन रेशियो से हमें निकालना पड़ेगा, किसे? सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है। सेक्शन जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, एनसीईआरटी में भी अगर आप देखें तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले की मदद से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अब मैं उसको समझाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला में अगर छोटी तरीके से बताऊँ, शॉर्ट में बताऊँ, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ए बी हमारे पास एक लाइन है, ये जो ए बी लाइन है, इसको इस पॉइंट को कौन डिवाइड कर रहा है? ये सी जो है वो क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m/n में, ठीक है, m/n में। तो अगर सी के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। उसको क्या कहते हैं हम? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई हैं। तो एक्स और वाई इन दोनों को निकालने के लिए क्या बनता है? एक हमारे पास मिलता है क्या? फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ठीक है। कितना होता है? m+n होता है। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है my2 प्लस y1 अपॉन m+n। ये दोनों फॉर्मूले हमें हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को निकालने के काम आते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। एम और एन निकालना है। क्या निकालना है? एम और एन निकालना है। और सी कोऑर्डिनेट, ये जो सी कोऑर्डिनेट है जिसको निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला बना है, तो इस सी कोऑर्डिनेट है, हमें वाई कोऑर्डिनेट तो पता है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। तो हम एक काम करेंगे इसमें, ठीक है, हम ये वाई वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वाला? वाई वाला फॉर्मूला, इसको इसमें रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास? 0 है। ये बीच में सेंटर में दिया हुआ है, ठीक है, एक्स कॉमा 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें वाई की कोऑर्डिनेट कितनी है? 0 है। तो यहाँ पर 0 रख दिया, ठीक है। तो वाई की जगह पर आ जाएगा कितना? 0, ठीक है। 0 इक्वल टू एम की जगह पे एम ही आएगा। और वाई टू की वैल्यू देखिए, वाई टू की वैल्यू, ये जो ए के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, ये x1 है, ठीक है। ये कितना है? x1 y1 है, और इसको कहते हैं x2 y2, ठीक है। तो y2 की वैल्यू कितनी है? 6 है, और y1 की वैल्यू -3 है, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है? 6 है, ठीक है। m इंटू 6 हो जाएगा, और -n, y1 की वैल्यू कितनी है? -3 है, ठीक है। माइनस कितनी है? 3। ये हमारी y1 की वैल्यू कम है, -3 है। कितनी है? -3 है, ठीक है। बस हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा m+n। कितना आ जाएगा? m+n, ठीक है। m+n, ये जो m+n है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कितना बचा। यहाँ पर बचेगा कितना है? इस साइड तो 0 आएगा, ठीक है। ये सब 0 हो गया, m+n यहाँ जाके 0 हो गया। यहाँ बचा 6m और माइनस, ठीक है, सॉरी, ये बीच में प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, +3n कितना आ गया? 3n आ गया, ठीक है। इस 6m को या 3n को उठा के मैं इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो ये 3n इधर आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। 6m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3n आ जाएगा, ठीक है। 6m इक्वल टू कितना आ गया? 3n। अब मुझे रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने कितना होगा? m/n चाहिए मुझे। कितना चाहिए? m/n। तो इस m को मैंने यहीं रहने दिया, n को कहाँ ले आया? नीचे ले आया, ठीक है। तो वहाँ बचेगा 3, और इस 6 को मैंने कहाँ भेज दिया? वहाँ नीचे भेज दिया।
तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो m रेशियो कितना, m रेशियो यहाँ m रेशियो n कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, तो यहाँ जरा अगर क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये ए वाला। ठीक है, ए वाला कितना दिया है 1/2। और इस इनके ऑप्शन पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पर एक -2/1 भी दिया है। तो बहुत से बच्चे इसको भी सही करके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है, रेशियो कितना है 1/2 है, न कि 2/1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में कह रहा है अ पॉइंट x, y इज एट अ डिस्टेंस, ठीक है, इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मैनी सच पॉइंट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है पहले तो ये समझिए। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा है फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कितना है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमें सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट की बात करनी है। किसकी बात करनी है, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है, इस वाली थर्ड क्वाड्रेंट की क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कह रहा है 5 ओरिजिन, ये और ये क्या होता है ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,0। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, इसको मैं ओ लिख देता हूँ। चलो ठीक है, ओरिजिन मैंने लिख दिया। अब ये कह रहा है ओरिजिन से लेके 5 यूनिट यानी कि 5 डिस्टेंस पर, 5 डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, इसको क्या बोल रखा है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास। अब ये बोल रहा है इस 5 यूनिट पे ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर होंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूँ, एक ऐसा सर्कल जैसा बना दूँ, ठीक है, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये इस सर्कल में जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सर्कल में जितने भी क्या हैं पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स में, इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी होगी 5 यूनिट होगी। और इसमें पॉइंट्स कितने इनफाइनाइट पॉइंट है, कि सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स की डिस्टेंस यहाँ पर से कितनी है 5 यूनिट्स है। ओरिजिन से कितनी है 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जो जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कितने होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स, भले ही वो थर्ड क्वाड्रेंट में, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कितने होंगे इनफाइनाइट। तो ये तो सिंपल सा था, ज़्यादा इसमें सोचने वाली ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। ठीक है, 8th क्वेश्चन, हाँ इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल जरा मैं इसको फिगर को एक बार अच्छे से यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम क्या दिया है ABC, और बीच में एक DE लाइन खींची हुई है। ठीक है, ये हमारा DE है। ठीक है, ये हमारा DE दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। अब ये कह रहा है DE जो है, ये जो DE है ये पैरेलल है इसके AB के, DE पैरेलल है इसके AB के, यानी कि DE पैरेलल दिया हुआ है AB के। ठीक है, DE पैरेलल AB के, और AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, x दी हुई है। AB की वैल्यू x है, इसको मैंने x लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक x है। DE की वैल्यू भी, ठीक है सॉरी, AB की वैल्यू a दी हुई है, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया ना। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, a दी हुई है, AB की वैल्यू a दी हुई है। ठीक है, AB की वैल्यू a दी हुई है, और DE की वैल्यू x है, यानी कि ये जो अंदर है ये DE की वैल्यू कितनी है x दी है, और BE की वैल्यू b है, स्मॉल b है। ठीक है, BE की वैल्यू कितनी है b है, और EC की वैल्यू c है। EC की वैल्यू कितनी दी हुई है, c दी हुई है। EC की वैल्यू कितनी है, c है। तो इतना समय में गिवन दे रखा है, तो हमें बताना है कि x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू कितना होगा, यानी कि x को हमें एक्सप्रेस करना है a, b और c के टर्म में, यानी x इक्वल लिखना है a, b और c के टर्म में हमें लिखना है इसको। ठीक है, तो इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं BPT का यूज़ करते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि हाँ ये DE पैरेलल AB है, तो BPT का इस्तेमाल करते हैं। BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, BPT का इस्तेमाल करते हैं। अब ये थ्योरम क्या होती है आपको पता होगा। ठीक है, NCERT में आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो BPT यूज़ करने की कोशिश नहीं, लेकिन इसमें BPT नहीं लगेगी। इसमें BPT क्या होती है, नहीं लगती है। ठीक है, इसके लिए हमें एक दूसरा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, मैं उसको पहले समझा दूँ कि एक ट्राइंगल अगर है हमारे पास ABC, एक ABC क्या है हमारे पास ट्राइंगल है, और उसमें हमने एक DE लाइन खींची हुई है। DE जो है वो पैरेलल लाइन खींची है BC के। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के हमने पैरेलल क्या खींची है, एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, तो ये जो छोटा ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल है, ये जो ऊपर छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल क्या होता है, इस बड़े पूरे ट्राइंगल के क्या होता है, सिमिलर होता है। इस बड़े पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होता है, यानी कि ये जो ADE छोटा सा ऊपर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE, ये जो ट्राइंगल ADE है, ये सिमिलर होता है किसके, ट्राइंगल ABC, ये पूरा ट्राइंगल के। ठीक है, ट्राइंगल
ABC के, ट्राइंगल ABC के, ठीक है। यही आपको कंसेप्ट इसमें यूज़ करना है, इस क्वेश्चन में आपको यही कंसेप्ट क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये जो हमारा, ठीक है, ये जो हमारा क्या है DE लाइन है, ये जो DE लाइन है ये पैरेलल है इसके AB के, ये DE लाइन जो है पैरेलल इसके AB के, यानी कि ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ऊपर, ये वाला जो ट्राइंगल है ये पैरेलल होगा, ये सिमिलर होगा किसके, ये पूरे ट्राइंगल के, ये पूरा जो ट्राइंगल ABC दिख रहा है ना, ये पूरा ट्राइंगल ABC के क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। इसको मैं वहाँ लिख लेता हूँ, यानी नाम क्या हो जाएगा, ABC और DEC, ठीक है, ABC और DEC, ठीक है। यानी कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ठीक है, ट्राइंगल DEC के, ठीक है, इतना। अगर और आपको ये पता होगा कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है, वो भी इक्वल होता है, साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि AB अपॉन DE हो जाएगा, AB अपॉन DE, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC अपॉन EC, ठीक है। आपको पता होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड को कैसे लेते हैं, ठीक है, और AB अपॉन AC अपॉन DC, ठीक है, AC अपॉन DC। और ट्राइंगल तो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें ट्राइंगल मैंने अच्छे से, उसमें पूरा अच्छे से सारे क्वेश्चन उसके कराए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ जरा देखते हैं पीछे, ठीक है। AB की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, AB की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, AB की, DE की, BE और EC, ठीक है। हमें ये 4 वैल्यू दे रखी है, तो हमें इस सिर्फ इन 4 वैल्यू से मतलब है, बाकी हमें और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। यानी कि इस AC और DC को तो हटा ही दो, ठीक है, ये तो हमें चाहिए नहीं, ये तो हमें चाहिए नहीं, खाली हमें इन दोनों से हमें काम है, बाकी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं। अब यहाँ देखते हैं जरा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, AB और DE, AB कितना है और DE कितना है, यहाँ देखते हैं। तो AB हमारे पास कितना दिया हुआ है, AB हमारे पास है X, वो सॉरी ए बी कितना है ए, ठीक है, ए बी हमारे पास ए है और डी ई कितना है एक्स है, ठीक है। ए बी हमारे पास कितना है ए है और डी ई कितना है एक्स है, तो ये ए अपॉन एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए अपॉन एक्स। और बी सी और ई सी को देखते हैं जरा, बी सी और ई सी कितना दिया हुआ है, तो बी सी कितना है हमारे पास, ठीक है। अब बी सी देखेंगे तो बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस है, क्या है, पूरी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, बी सी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी सी हमारे पास। तो बी ई हमें बी दे रखा था, ये हमारे पास बी है और ये कितना है, सी है, ठीक है। तो पूरा बी सी अगर देखें तो बी सी कितना बन जाएगा, बी प्लस सी बन जाएगा, कितना बन जाएगा, बी प्लस सी, कितना बन जाएगा, बी प्लस सी। तो यहाँ देखेंगे ये जो बी सी है, इस बी सी की जगह लिखेंगे बी प्लस सी अपॉन ई सी कितना है हमारे पास, ई सी को देखें तो ई सी हमारे पास कितना है, सी है, ई सी कितना है, सी के बराबर है, सी के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे नीचे आ जाएगा सी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो एक्स ऊपर गया और यहाँ ये सी ए के साथ चले गया, तो ये ए सी हो गया, अपॉन में आ जाएगा बी प्लस सी, तो ए सी अपॉन बी प्लस सी। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ए सी अपॉन बी प्लस सी, कौन सा वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, ठीक है। 9th क्वेश्चन में भी सर्कल, ठीक है, सर्कल है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिंपल ही है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसमें भी। मैं एक बार फिगर अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, बीच में सेंटर है हमारे पास, ठीक है। सेंटर पे हमारे पास एक कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है पी क्यू, ये हमारे पास कॉर्ड है पी क्यू, ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। और इस पी पॉइंट पे क्या है, एक टेंजेंट खिंचा हुआ है, ठीक है, एक टेंजेंट खिंचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको, अगर सर्कल में 10.1 थ्योरम है, ठीक है, 10.1 जो थ्योरम है वो याद है, वो क्या कहती है कि अगर किसी सर्कल में एक टेंजेंट खींचता है, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पर वो सर्कल को टच कर रहा है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम एक रेडियस खींचे, ठीक है, क्या खींचे, रेडियस खींचे, तो ये रेडियस हमेशा क्या बनाते हैं, 90 डिग्री की एंगल बनाती है, किससे, टेंजेंट से, ठीक है। ये आपकी क्या है, 10.1 थ्योरम हमें एनसीईआरटी में मिलती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें इसको, इसका इस्तेमाल करें इसमें, ठीक है, तो यानी कि ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ एक एंगल गिवन भी दे रखा है, ठीक है, ये कह रहा है ओ इज़ द सेंटर, ओ इज़ द सेंटर, ठीक है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट। ये जो कॉर्ड पी क्यू है, ये जो कॉर्ड पी क्यू है, ये वाली कॉर्ड है, ये जो पी क्यू है, ये इस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, 50,
यानी कि ये बना रही है 50, ठीक है, ये एंगल बना रही है 50। हमें एंगल ओ निकालना है, क्या निकालना है, ये एंगल ओ निकालना है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। इतना आपको समझना है, ठीक है, इतना आपको समझना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें 50 दिया हुआ है, ये हमें कितना दिया हुआ है 50 और ये कितना है 90 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले एंगल पी निकालेंगे, ठीक है। इतना मैंने समझा दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एंगल पी निकालना है, ठीक है, एंगल पी निकालना है। तो एंगल पी, ठीक है, या फिर इस ट्राइंगल के अंदर का जो एंगल है, ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार बना ही देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास टेंजेंट है, ये रेडियस होगी और ये हमारा कॉर्ड हो गया पी आर और ये क्यू, ठीक है, ये ओ हो गया, ठीक है, ओ हो गया। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, हमें ये एंगल निकालना है, क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब मैंने साफ साफ बना दिया एंगल ओ पी क्यू, यानी एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर इस पूरे एंगल में से, इस 90 में से अगर मैं ये 50 को माइनस कर दूँ, इस 90 में से ये जो 50 हमें दिया हुआ है 50 डिग्री को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये एंगल पी तो बचेगा, यानी कि एंगल ओ पी क्यू कितना होगा, 90 माइनस 50 होगा। 90 माइनस 50 कितना होता है, 40 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है हमारे पास वो कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। ये जो एंगल है हमारा, एंगल ओ पी क्यू है, वो कितना है हमारे पास, 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 40 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं अगर इरेज करूँ, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये P है, ठीक है, ये R है, ये Q है, ये O है, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री, ये एंगल कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 40 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। तो एक कंसेप्ट आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड क्या है, इक्वल है। अगर जो दो साइड इक्वल हैं उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी दो साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, तो इन जो दो बराबर साइड हैं इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, ठीक है। मेन क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो ये रेडियस है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, रेडियस है, ठीक है। ओपी क्या है, रेडियस है, ओ क्यू भी क्या है, रेडियस है, और ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। रेडियस तो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जो ओ पी क्यू, ये जो हमारा सर्कल के अंदर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ओ क्यू और ओ क्यू और ओ पी ये दोनों बराबर हैं, तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। ये एंगल क्यू भी कितना होगा, 40 होगा, यानी कि एंगल पी क्यू ओ ये भी कितना होगा, 40 होगा। अब हमें एंगल ओ निकालना है, क्या निकालना है, एंगल ओ निकालना है। तो हमें पता है ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 40 + 40 प्लस एंगल ओ इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। 40 + 40 कितना हो गया, 180 हो गया। तो एंगल ओ इज इक्वल आ जाएगा 180, और वहाँ जाके -80 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास कितना, 100 डिग्री से 100 डिग्री आ गया, कितना, 100 डिग्री। यानी जो एंगल ओ होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन में, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन अगर देखें, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है किसने, एक क्वाड्रिलेटरल ने, ठीक है। क्या किया हुआ, क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब किया है। नाम क्या दिया है, PQRS, ठीक है। और जब तक आपने अगर NCERT अगर अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, नीचे कितना लिखा हुआ है, 16 है, वो 14 है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, ठीक है, PS निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, एक्सरसाइज 10.2 NCERT में अगर देखें, एक्सरसाइज 10.2 का 6th और 7th यही कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है। उसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा एक शेप दिया हुआ है, ठीक है, एक सर्कल है, उसमें क्या बनाया है, उसमें चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटर को क्या किया हुआ है, सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। उसमें एक चीज़ हमें प्रूव करनी होती है, क्या अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि उसमें हमने एक चीज़ प्रूव करी है, PQ + PQ, ठीक है, अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड का सम PQ + RS, PQ + RS ये बराबर होता है इसके
क्यू आर प्लस पी एस, क्यू आर प्लस पी एस। वो एनसीईआरटी में शायद ये ए बी सी डी में दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी में दिया है, लेकिन उसको समझिएगा सेम बात क्या है, दोनों की सेम ही है, ठीक है, दोनों में क्या है, बात सेम ही है, खाली इसमें पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, उसमें क्या हुआ, उसमें ए बी सी डी है, लेकिन उसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई सर्कल है, अगर क्या है हमारे पास कोई सर्कल है, उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल, तो उसके अपोजिट साइड का सम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट साइड का सम क्या होता है, बराबर होता है, यानी पी क्यू प्लस आर एस और क्यू आर प्लस पी एस। ये हमने प्रूव किया हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 10.2 के 6th या 7th, इन दोनों में से एक क्वेश्चन में हमने क्या किया हुआ, सॉल्व किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी सेम हमें यही चीज़ लगानी है, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि 12, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 14 किसके बराबर होगा, 15 प्लस पी एस, ठीक है, यानी कि 12 प्लस 14 इजिकल्स टू आ जाएगा 15, सॉरी कितना है, 15 है कि 16 है, हाँ 15 है, ठीक है, 15 प्लस पी एस या एस पी, ठीक है, पी एस लिखो या एस पी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो 12 प्लस 14 कितना होता है, 26, और ये 15 को अगर हम यहाँ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 हो जाएगा, तो ये आ गया पी एस, पी एस इक्वल टू 26 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो पी एस या एस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, ठीक है, कितनी आ गई, 11। तो हमारा 11 जो होगा बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा, हमें साइन थीटा की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है ए अपन बी, ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होनी चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, ए अपन बी, हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू। अगर आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा को अगर साइन थीटा में हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और वैसे जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा, यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है, इसको समझना, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, तो 1 माइनस इस साइन थीटा की जगह कितना रख देंगे, ए और बी, ए अपॉन बी रख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगले पेज में करते हैं, ठीक है, बड़ा सा रूट 1 माइनस कितना आ गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो अंदर ही अंदर अगर एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा बड़ा सा रूट, अंदर ही अंदर एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, रूट को अलग अलग करना है, ऊपर अलग कर दिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे कितना कर दिया, रूट बी स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर में है लेकिन अलग अलग स्क्वायर है, दोनों माइनस में, तो ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये तो ऐसा रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे रूट बी स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा बी हो जाएगा, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, रूट बी स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है इसका, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू इतनी हो जाएगी। बात करते हैं अगले 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन भी कितना है, क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इसमें भी आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक रूल होता है, सबसे बेसिक रूल, ठीक है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेक ए है, सेक ए को लिख सकते हैं कितना, 1 अपन कॉस ए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, और टेन ए इक्वल टू कितना है, साइन ए अपन कॉस ए, टेन ए इक्वल टू कितना होता है, साइन ए अपन कॉस ए होता है, ठीक है। और यहाँ तो 1 माइनस साइन ए है, तो पहले इसको पहले से ऐसे ही रहने देंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो कॉस ए जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा एलसीएम आ रहा है, और ऊपर बच जाएगा कितना, 1 प्लस साइन ए, कितना बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए, इसको मैंने लिख लिया ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना है, ये 1 माइनस साइन ए है। और अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, अगर मैं यहाँ लिख लूँ, ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ज़रा बताना, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ 1 प्लस साइन है, यहाँ पर है 1 माइनस साइन है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ऊपर मैं 1 ही लिख लूँगा, 1 माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे एलसीएम कितना था हमारे पास, कॉस ए था, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें
एलसीएम कितना था, कॉस ए था, और ऊपर ऊपर कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। और आपको फॉर्मूला याद हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। तो इस कॉस ए से इस पावर को कैंसिल कर लिया तो बचा कितना, सिर्फ कॉस ए बच गया। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, कॉस ए आ रही है, कितनी आ रही है, कॉस ए, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन देखिएगा, एक पोल दिया हुआ है, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 along द ऑन द ग्राउंड, ठीक है। देन द सन्स एलिवेशन इज, ठीक है। एक पोल है, पहले तो पोल बना लो। ये पोल है हमारे पास कितना, 6 मीटर, ये हमारे पास क्या है, पोल 6 मीटर लॉन्ग। इसकी शैडो बन रही है। अब शैडो कहाँ बनेगी, शैडो तो ग्राउंड में ही बनेगी ना। तो शैडो ये बन रही है, ये कितनी है, 2√3 है, 2√3 मीटर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सन का एलिवेशन है, ठीक है। शैडो बनी है, तो शैडो कैसे बनेगी, सन की वजह से तो बनेगी। ये हमारे पास क्या है, सन है, ठीक है। ये क्या हमारे पास, सन है। अब सन की एलिवेशन मतलब, सन का एलिवेशन मतलब सन की रेज जो है वो किस एंगल पे पड़ रही है, ठीक है। तो इस एंगल पे पड़ रही है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये एंगल हमें पता करना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। कभी भी पी अपॉन एच नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो नाम लिख लिया हमने ट्राइंगल का, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने मेरे वीडियोस में पूरी ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी की करा दी है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ए बी आ गया हमारे पास कितना, 6, और ये आ गया 2√3। तो 2 से हम 6 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये आ गया 3/√3, ठीक है। अब √3 से अगर 3 को काटेंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कैसे बचा 3, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। तो 3 को हम लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं कितना, √3 इंटू √3। 3 का मतलब क्या होता है, √3 तो इस √3 से एक √3 कट जाएगा, तो एक √3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई √3। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो आपको पता होगा कि tan कौन सा एंगल, tan जो है कौन सा एंगल क्या होता है, √3 होता है। tan का कौन सा एंगल √3 होता है, तो आपको याद होना चाहिए tan 60। तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, 60। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 आ गई। तो 60 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, पहला वाला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, ठीक है। एक सर्कल का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर अगर लिखे हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है। पेरीमीटर कितना होता है, 2πr, ठीक है। और एरिया कितना दिया हुआ है, या एरिया कितना होता है, πr²। अब ये बोल रहा है किसी सर्कल में ये जो 2πr है, यानी कि पेरीमीटर है या सर्कमफ्रेंस है, वो किसके बराबर है, πr² के बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस r से इसकी r की एक पावर कैंसिल हो गई, तो r इक्वल टू आ गया 2 यूनिट्स। कितना आ गया, 2 यूनिट्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, 2 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन कह रहा है, इट इज़ प्रपोज्ड टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क, एक न्यू सर्कुलर पार्क बना रहे हैं हम, इन द एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स डायमीटर, ठीक है। 2 छोटे छोटे सर्कुलर पार्क हैं जिनका डायमीटर हमें दिया हुआ है, एक का 16 दिया हुआ है, 16 मीटर, और एक का दिया हुआ है कितना, 12 मीटर। इन दोनों पार्क के एरिया के सम के बराबर एक तीसरा पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, तीसरा पार्क, ठीक है। तो दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर रेडियस देखें तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, 8 आएगी, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी आएगी, 6 आएगी। इसकी रेडियस कितनी आएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो एरिया निकालने, तो एरिया आ जाएगा π8 का स्क्वायर, ठीक है। πr² होता है ना, π8 का स्क्वायर हो गया, यानी कि कितना आ गया, 64π। तो इस वाले का एरिया आ रहा है 64π, ठीक है। इस वाले का एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू 6 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36, तो पाई यानी 36π। तो इस वाले का जो एरिया आ रहा है कितना आ रहा है, 36π। अब ये जो बड़ा वाला एरिया बनेगा, इसका बड़े वाले का रेडियस में मान लेता हूँ कितना है, r है, ठीक है। तो इस वाले का इस वाले सर्कल का जो इस पार्क का है, इस पार्क का एरिया कितना है, इन दोनों के सम के बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि 64π प्लस 36π, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 100π।
यानी जो नया सर्कल है, नया पार्क है, इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया कितना होगा 36 पाई, इसका एरिया कितना होगा 100 पाई, कितना हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा। ठीक है 100 पाई, ठीक है 100 पाई। और जो है मैंने इसका रेडियस कितना माना हुआ है कैपिटल आर, जो कि हमें निकालना है। ये आर जो है यही क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है ये आर जो है ये क्या करना है, निकालना है हमें। ठीक है कैलकुलेट करना है। तो अगर इसकी रेडियस आर है तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर एरिया हमें पता है कितना है 100 पाई है। तो पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर आ गया 100। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आर इक्वल कितना आ जाएगा, √100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √100, और √100 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, तो यानी कि 10 मीटर आ गया। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जो नया जो पार्क बना है इसकी रेडियस कितनी होगी 10 मीटर होगी। ठीक है 16 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 16 क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी एक हमें एक टेबल दिया हुआ है। कैसा टेबल है, स्क्वायर टेबल है। ठीक है स्क्वायर टेबल है, मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ सीधे। ठीक है और ये हमारा क्या बना हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है इसके अंदर क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। और जो कोने हैं ये कोने क्या कर रखे हैं, शेड कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं, शेड, इनको शेड कर रखा है। ठीक है यानी इनमें कोई कलर कर रखा है, ये कुछ भी कर रखा है। ठीक है इसको दिया। ठीक है हाँ अब पूछ क्या रहा है, देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a, इसकी साइड कितनी है 2a, ये स्क्वायर बोर्ड है, इसकी स्क्वायर की साइड कितनी है 2a, और तो बीच में ये जो सर्कल बना हुआ है इस सर्कल का रेडियस डायमीटर भी कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डायमीटर 2a हो जाएगा। ठीक है सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल, जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव सेट बोर्ड। ठीक है तो जयदेव जो है एक आदमी है जयदेव, जो कि क्या कर रहा है इस बोर्ड में एक डॉट बना रहा है। क्या बना रहा है, डॉट बना रहा है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो डॉट बनाएगा वो क्या बनाएगा, शेडेड रीजन में बनाएगा। शेडेड रीजन यानी ये जो कोनों है इन कोनों में वो डॉट बनाएगा। इसका हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। पहले शेडेड रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है इसको अगर आप ध्यान से देखें शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, पहले हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। पूरे स्क्वायर का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, और उसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया क्या निकल जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ये जो कोने में शेडेड दिख रहे हैं ना, ये जो कोने में शेड कर रखे हैं मैंने, ठीक है ये इसका एक क्या निकल जाएगा, एरिया। ठीक है तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, वो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है आप सबको पता होगा साइड का साइड इंटू साइड होता है। कितना होता है, साइड इंटू साइड, और स्क्वायर की साइड कितनी देखिए 2a, यानी कि 2a इंटू कितना हो जाएगा 2a, यानी कि कितना आ गया 4a स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, किसका एरिया हो गया, स्क्वायर का एरिया। अब निकालते हैं बीच में जो सर्कल है उसका एरिया। ठीक है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है पाई आर स्क्वायर। ठीक है तो अगर आप यहाँ देखें इस सर्कल का डायमीटर कितना है 2a है, डायमीटर कितना है 2a, जितनी स्क्वायर की साइड होगी उतना इसका क्या होगा डायमीटर। अगर डायमीटर 2a है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि सिर्फ a हो जाएगा। तो हमारे यानी कि एरिया ऑफ सर्कल कितना आ रहा है, पाई a आ रहा है, पाई a का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी होगी a होगी, तो रेडियस इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालें तो कितना क्या अभी मैंने बताया कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस पूरे स्क्वायर में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया कितना है 4a स्क्वायर है, कितना है 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर और माइनस पाई a स्क्वायर, कितना आ जाएगा पाई a स्क्वायर। इसमें से अगर हम क्या कॉमन ले लें, a स्क्वायर कॉमन ले लें तो आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई, कितना आ गया 4 माइनस पाई। ठीक है इतना आ गया। तो ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल गया। ठीक है अब यहाँ मैं ज़रा एक ये इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है ये हमने इरेज कर लिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला आपको अगर पता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, ठीक है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कितना, ठीक है प्रोबेबिलिटी इज टू होती है, ठीक है फेवरेबल आउटकम्स, मैं खाली फेवरेबल आउटकम्स FO लिख रहा हूँ अपॉन टोटल आउटकम्स, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, जितनी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल कितना हमारे पास चीज़ें हैं,
टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने, क्या 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 हो सकता है, उस सब हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो टोटल आउटकम्स कितना है, पूरा स्क्वायर, यानी कि ये जो पूरा स्क्वायर बन रहा है ना, आप क्वेश्चन में देखें, यहाँ क्वेश्चन में देखें, ये जो स्क्वायर फिगर बना रखा है, ठीक है, पूरा टेबल हमारे पास क्या है, टोटल आउटकम है, पूरा टेबल का एरिया, यानी टेबल का एरिया कितना है, स्क्वायर का एरिया, यानी कि 4a²। ये हमारे पास क्या है, पूरा क्या है, टोटल आउटकम है। और फेवरेबल आउटकम है, हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ शेडेड रीजन चाहिए। हमें शेडेड रीजन में अगर डॉट बनने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, तो शेडेड रीजन कितना है, अभी हमने निकाला था, शेडेड रीजन कितना आया था, a² ब्रैकेट में 4 - पाई, ये आया था शेडेड रीजन का एरिया, यानी कि इसको रखेंगे ऊपर, a² इंटू 4 - पाई। तो a² से a² कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है कितना है, 4 - पाई, 4 - पाई अपॉन 4, 4 - पाई अपॉन 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 4 - पाई अपॉन पी, यानी ये सेकंड वाला ऑप्शन कितना है, सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, 4 - पाई अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 17th क्वेश्चन। बात करते हैं, ओ सॉरी 16th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। 17th क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का ही है। टोटल काट, ठीक है, काट के बाद में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। टोटल काट कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 है। ये कह रहा है हमारे पास, कह रहा है 2 कार्ड ऑफ हार्ट्स, ठीक है, 2 कार्ड ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड्स, 2 हार्ट के कार्ड, ठीक है, 2 हार्ट्स के और 4 स्पेड्स के, ये हमारे पास क्या हो गए, गायब हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, गायब हो गए, मिसिंग हो गए। तो यानी कि 52 कार्ड में से कितने कार्ड, यानी 4 और 2 टोटल 6 कार्ड क्या हो गए, गायब हो गए। तो 52 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो टोटल कार्ड हमारे पास अब कितने बचे हैं, सिर्फ टोटल कार्ड कितने हैं, 46 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन 46 में से एक कार्ड हमने निकाला, एक कार्ड क्या क्या निकाला, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या होगा, ब्लैक कार्ड होगा, क्या होगा, ब्लैक कार्ड होगा। अब यहाँ देखेंगे तो टोटल 52 में से 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, और 26 क्या होते हैं, ब्लू होते हैं। 26 वो ब्लू होते हैं, सॉरी मैं ब्लू कह रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, ब्लू कह रहा हूँ, रेड क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है। 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं। हमें ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन कुछ कार्ड तो गायब भी हो चुके हैं ना, कुछ कार्ड तो क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, ठीक है, कुछ कार्ड क्या हो गए, गायब हो चुके हैं। 2 हार्ट के और 4 स्पेड्स के। हार्ट तो कैसे होते हैं, रेड कार्ड होते हैं, तो रेड से तो कोई मतलब नहीं है, रेड को हटाओ। 4 स्पेड्स के गायब हो चुके हैं, 4 स्पेड के, यानी कि स्पेड कैसा कलर है, स्पेड कैसे कैसे कलर के कार्ड होते हैं, ब्लैक कार्ड, यानी कि 4 ब्लैक कार्ड। अब 26 ब्लैक कार्ड होते हैं हमारे पास, इसमें से 4 क्या हो गए, माइनस हो गए। तो 4 अगर माइनस हो गए तो 26 - 4 कितना होता है, 22 हो गया। तो ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने बचे, 22 बचे। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारे पास, 22 ब्लैक कार्ड हैं और टोटल कार्ड कितने हैं, 46 हैं। तो 22/46 कितना आ जाएगा, 22/46। तो ऑप्शन बी जो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका, बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। 18th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल ही है, लेकिन अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आती है तब आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, बिलो, इसमें एक चीज़ इसमें जो हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150, बिलो 1। पहले इसको तो क्लास इंटरवल में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाले को तो हम चलो बिलो 140 लिख लेता हूँ, पहले वाले को मैंने बिलो 140 जैसा था वैसा ही रहने दिया। दूसरे वाले को लिखेंगे 140 से 145, ठीक है, फिर लिखेंगे 145 से 150, ठीक है, फिर लिखेंगे 150 से 155, 155 से, सॉरी इसको 150 कीजिएगा, 150 से 155 से 160, ठीक है, और 160 से 165, इतना हमने लिख लिया। क्लास इंटरवल हमने बना लिया, क्लास इंटरवल बना लिया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो अगर जब भी इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो, बिलो वाली चीज़ दी हो या फिर लेस देन लिखा हो, तो उसके साथ जो हमें ये नंबर, ये जो दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको फ्रीक्वेंसी ना समझे। जब भी बिलो या लेस देन की बात हो रही हो तो उसके साथ जो दिया होगा वो हमेशा क्या होगा, CF होगा, क्या होगा, CF होगा, ठीक है, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने मीडियन पढ़ा है तो मीडियन में आपको पता होगा CF क्या होता है, ठीक है, CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यानी साथ में हमें क्या दे रखा है, ये CF दिया हुआ है। जब भी बिलो या लेस देन की बात हो रही हो तो उसके साथ में जो दिया होगा वो क्या होगा, CF होगा, ठीक है, ना कि फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो 4 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, 40 है, ठीक है, कितना है, 40 है, फिर कितना है, 46 और 51, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, हमें मॉडल क्लास निकालनी है ना, मॉडल क्लास के लिए तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका
आसान सा है, ठीक है। यानी कि पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी होगी वो CF के बराबर ही होगी, यानी कि ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। और उसके बाद हमें उसके नीचे वाले से उसको माइनस करते जाना है, यानी कि 11 - 4 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 आ जाएगा। फिर 29 - 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। 40 - 29 करेंगे, 40 - 29 कितना होता है, ये भी 11 होता है, ठीक है। 49 - 29 11 होता है। और 46 - 40 कितना होता है, 6 होता है। और 51 - 46 ये 5 होता है, ठीक है। इतना हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी आ गई, ये सब मैंने फ्रिक्वेंसी निकाली। अब मॉडल क्लास क्या होता है, ठीक है। मॉडल क्लास अगर देखें, ठीक है, मॉडल क्लास जो होती है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी है, जैसे कि 18 है ना सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी इसी लाइन में 18 के लाइन में जो हमारी क्लास होगी, ये जो क्लास है 145 से 150, 145 से 150, तो यही हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। ये क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। लेकिन इसका हमें अपर लिमिट बताना है। अपर लिमिट का मतलब है इनमें से बड़ा वाला जो नंबर है 145 और 150 में से, तो बड़ा अपर लिमिट कौन सी है, 150 है। और ये लोअर लिमिट होगी, ये 145 लोअर लिमिट होगी, और ये 150 क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है। तो अगर अपर लिमिट पूछे तो 150 लिखेंगे, लोअर लिमिट पूछेगा तो 145 लिखेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट पूछा है इसने तो 150 है, ठीक है। ऑप्शन मैंने इसके नहीं दिए हुए हैं, आंसर आपको पता गया, 150 आएगा। कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। हाँ, बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। अब सेक्शन ए में, ठीक है, बच्चों आपको पता ही होगा, स्टूडेंट्स को सबको पता ही होगा, सेक्शन ए में दो क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं, असर्शन और रीजन वाले, असर्शन एंड रीजन वाले, ए और आर, जिसको ए और आर कहते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमारे ऐसे जरूर आते हैं, ठीक है। तो इनको आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। एक स्टेटमेंट ए दिया होगा, स्टेटमेंट आर दिया होगा, ठीक है। ए का मतलब है असर्शन, आर का मतलब है रीजन, ठीक है। और कुछ ऑप्शन दिए होंगे A, B और C और D। पहले इनको ऑप्शन को समझिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है असर्शन भी सही होगा और रीज़न भी क्या है, सही है। असर्शन भी सही है और रीज़न भी क्या है, बिल्कुल सही है। और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, बोथ असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तब ऑप्शन बी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। सी कह रहा है असर्शन ए तो सही है, ठीक है। ए जो है वो तो क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन आर क्या है, वो गलत है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, और अगर असर्शन गलत है और रीजन सही है तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन को पहले इसमें अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या, कौन कौन सा हमारा ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है टोटल, पहले तो ये एक टॉप दिया हुआ है, पहले तो फिगर आप बना लीजिए। ये टॉप हमें दिया हुआ है, ठीक है, एक इस टाइप का टॉप है, नीचे कोन है, ऊपर बना हुआ है स्फीयर, तो ये हमारा टॉप है। ये क्या है, इसको ये क्या है, हमारे पास टॉप है। इस पूरे का नाम क्या है, इस पूरे खिलौने का नाम टॉप है, ठीक है। तो ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, TSA, इस पूरे टॉप का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, CSA ऑफ कोन, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यही करना पड़ेगा ना इसका TSA निकालने के लिए। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सर्फेसेज ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन। अब ये जो टॉप बना हुआ है, टॉप कैसे बना हुआ है, हेमिस्फीयर यानी हेमिस्फीयर और कोन को मिला के उन दोनों को ज्वाइन करके क्या बना हुआ है, ये हमारा क्या बना हुआ है, टॉप बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो है रीजन क्या है, बिल्कुल इसका सही है, रीजन भी क्या सही है, ठीक है। और यही कारण है, रीजन भी क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है TSA हमारा ऐसा क्यों निकल रहा है कि CSA स्फीयर और कोन को प्लस करके क्यों निकल रहा है TSA, क्योंकि ये जो टॉप है वो कैसे बना हुआ है, इस हेमिस्फीयर और कोन से मिलके बना हुआ है। तो यानी कि रीजन उसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल हमारा सही है। ऑप्शन ए जो है वो सही है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, असर्शन का, ठीक है। तो आपका ये हो गया 19th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। 20th क्वेश्चन में देखिएगा AP क्या दी हुई, AP, ठीक है। तो इस AP, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ए, असर्शन स्टेटमेंट ए क्या कर रहा है, हमें एक AP दे रखी है -5, -5, 2/2, ठीक है, 0, 5। ये अभी AP है नहीं, ठीक है, ये एक सीरीज़ है, क्या है, सीरीज़ है।
तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये क्या है, एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अगर तीनों डिफरेंस बराबर आ रहे हैं तो हम कह देंगे हाँ बिल्कुल ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, इस -5/2 और -5 पहले यहीं पर निकाल लेते हैं। चलो -5/2 और -5 है, तो ये आपको पता ही होगा, माइनस और माइनस मिलके कितना बन जाएगा, +5 बन जाएगा। ठीक है, तो 5/2 + 5 है, कितना आएगा, 5/2 + 5 -5/2 + 5, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, -5 + 10 आ जाएगा, -5 + 10, और 10 - 5 कितना होता है, 5 होता है, तो 5/2। तो इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, पहले इन दोनों का गैप तो कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है, और दूसरा वाला गैप भी कितना आएगा, ये भी कितना ही आएगा, 0 + 5/2 करेंगे तो ये भी इतना ही आ रहा है। यानी कि गैप सब में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि ये क्या है, एक एपी है। स्टेटमेंट ए जो है वो तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है कि एपी है। दूसरा कह रहा है द टर्म्स, ठीक है, द टर्म्स, स्टेटमेंट आर की बात करना है, ये तो यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा, स्टेटमेंट आर क्या बोला है, द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। अब ये बोला है एपी में जो है, एपी में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कह रहे हैं दोनों क्या हो रहा है, एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही आप देखें, एसर्शन में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो कितना दे रखा है, -5 -5/2 0 5/2, यानी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, सब है इसमें। ठीक है, ये और ये एपी भी है। ठीक है, तो यानी कि रीजन जो है इसका बिल्कुल गलत दिया हुआ है, रीजन जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल इसका करेक्ट है। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए हमारे पास इसी के साथ। ठीक है, तो ठीक है, हमारा सेक्शन ए क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन ए क्या हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अगली वीडियो में सेक्शन बी और सेक्शन सी की। ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी को पढ़ेंगे, उसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सेक्शन ए हमारा आज कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, कमेंट करके आप सिर्फ इसी के क्वेश्चन नहीं, आपको अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डिटेल में, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के मैं उसको डिटेल में क्या बना दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।